अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जैसी स्थिति अभी भी बनी हुई है। भले ही अंतरिम समझौते की बात कही जा रही हो, तमाम मुद्दों पर सहमति बन जाने की बात कही जा रही हो, इस बीच बीते 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है। जैसे ईरान ने आरोप लगाया है कि नेटो देशों ने इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल का साथ दिया था। बाकायदा नाम लिया गया है। नाम किसका लिया गया है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन बीते 24 घंटे की सारी अपडेट से पहले एक बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो इस युद्ध की सबसे अहम चर्चाओं में शामिल रहा है, क्योंकि इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, वहां पर फिर से हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि एक जहाज पर हमला किया गया है। यह हमला आईआरजीसी की ओर से किया गया है या किसी और ने किया है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस जहाज को नुकसान पहुंचा है। अब आते हैं नेटो चीफ के उस बयान को लेकर जिसे ईरान ने अपना आधार बनाया है। नेटो के जो चीफ हैं मार्क रूट, उन्होंने खुद माना है कि इटली और रोमानिया, इन दो देशों ने इस जंग में ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया है। ऐसा ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई का कहना है। यानी वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नेटो को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए इस युद्ध को लेकर। चलिए आपको फटाफट बीते 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट भी बता देते हैं। पहला बड़ा अपडेट यह है कि नए रूट को लेकर बात चल रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, उस पर ईरान ने आपत्ति दर्ज कराई है। दूसरा अपडेट यह है कि ईरान और अमेरिका अभी भी हॉर्मुज को लेकर आमने सामने हैं। ईरान ने कहा है कि बिना नियम माने जो जहाज गुजर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। वहीं अमेरिका ने कह दिया है कि हॉर्मुज पर किसी एक देश का अधिकार नहीं रहेगा। तीसरे अपडेट की बात करें तो ईरान ने युद्ध खर्च के लिए 8.3 लाख करोड़ रुपए मांगे हैं। अमेरिकी संसद से मांगे हैं उन्होंने ये पैसे। चौथे बड़े अपडेट की बात करें तो लेबनान में इजरायली हमले अभी भी जारी हैं। अभी हालिया हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, 1 लोग घायल हुए हैं। पांचवें और अंतिम अपडेट की बात करें तो ईरान ने अमेरिकी विरोधी नारों पर रोक की खबर खारिज कर दी है। यानी पहले ऐसी खबरें थी कि ईरान ने अपने देश में अमेरिकी विरोधी नारों पर पाबंदी लगा दी है, अमेरिका के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं होगी। अब इस खबर को निराधार बता दिया गया है, फर्जी बता दिया गया है। तो इन्हीं सारी अपडेट्स पर आज हम बात करने वाले हैं तर्कश में। हमारे साथ इस बातचीत में एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मेजर जनरल राजन कोचर सर, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। कोचर सर, सवाल पहला यही है कि तनाव जैसी स्थिति अभी भी बनी हुई है। कहा जा रहा था कि दोनों देश एक सहमत होते जा रहे हैं, शांति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, दोनों तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, ये ऐसे संकेत तो नहीं दे रहे कि सब कुछ जल्दी में ही ठीक होने वाला है। जय हिंद वैभव, और बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। बिकॉज ये जो लड़ाई है जिस तरीके से रुकी है, जिस तरीके से एक जल्दबाजी में एक एमओयू पे साइन हुआ, और मैं एक चीज आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि एमओयू कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। अगर आप समझते हैं एक एमओयू अगर साइन हो गया तो उसके मुताबिक आप कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो एक अंडरस्टैंडिंग है, एक ग्राउंड रूल्स बनाने के लिए, और वो ग्राउंड रूल्स आप उसको फॉलो करें ना फॉलो करें वो आपकी मर्जी। तो आपके ऊपर कोई भी ऐसा लीगल आपके ऊपर प्रेशर नहीं है और आप उससे बाउंड नहीं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली, इसको देखा जा रहा है कि अभी इसको यूनाइटेड स्टेट्स का स्टैंड कमजोर दिखाई दे रहा है, और इसका जो ईरान फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये एक पावर गेम का बैलेंस का सिस्टम है, और इसमें इजराइल अपनी गेम अलग से खेल रहा है। वो प्रोमिनेंटली इस यूएस और ईरान की समझौते के बीच में आना नहीं चाह रहा। वो अपना जो अपने आप को अलग एंटिटी समझने लग गया। तो उससे प्रॉब्लम ये आ गई कि लेबनान का इशू आप जानते हैं कि उस एमओयू में जिक्र है। तो वो लेबनान का इशू के ऊपर इसको इजराइल मानने को तैयार नहीं है, विड्रॉ करने को तैयार नहीं है। उस पर लिखा हुआ है खास तौर पे एमओयू में दैट इजराइल विल विड्रॉ फ्रॉम लेबनान। तो वो चीज तो हो नहीं रही। लड़ाई के मामले में इजराइल ने अपना टेम्पो बहुत कम कर लिया है, और हजबुल्ला भी अभी शोर मचाने लग गया है। तो इसको एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा अमेरिका पे आते हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे अमेरिका एक्चुअली फंस चुका है। वाइस प्रेसिडेंट वांस है, वो चाहता है कि एक डिप्लोमेसी बनी रहे और एस्केलेशन ना हो। वो एक्चुअली
ज्यादा ट्रम्प की भाषा बोल रहा है। अब वो ये चाहता है कि इस लड़ाई को यहीं पे खत्म करके हम लोग वापस चलें। अब दूसरी जगह जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वो एक हार्ड लाइन वो एक हार्ड लाइन स्टैंड अपना ले रहा है, और वो उसको बोल रहा है कि ईरान के ऊपर प्रेशर डालो, और जो भी इसको इजराइल के सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसको एड्रेस करो। इसका मतलब देखिए, आप एक एक रणनीति देखिए इनकी, और ये एक सोची समझी रणनीति है। बिकॉज इजराइल जो जियनिस्ट लॉबी है इसको अमेरिका में, और खास तौर पे अभी इलेक्शन टाइम आ गया है, तो ये जो आपके फंडिंग होती है, पैसे होते हैं, पब्लिक ओपिनियन को जनरेट करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं इसमें। तो इसमें जियनिस्ट लॉबी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसलिए मार्को रूबियो एक बैलेंस बना के रख रहा है, जेडी वांस और उसके बीच में एक बैलेंस के भाई इजराइल नाराज ना हो जाए और जूस नाराज ना हो जाए, जो अमेरिकन जूस है खास तौर पे, बिकॉज उनके रिश्ते बहुत डीप है। आप जानते हैं कि व्हाइट हाउस तक वो रिश्ते रखते हैं। तो इसको दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज अब आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आ जाता है न्यूक्लियर का, और उसमें जिस तरीके का जिक्र हो रहा है कि इंस्पेक्शंस, आईएईई की जो इंस्पेक्शंस होगी उसको ईरान एक खुली छूट देगा और उसको रोकेगा नहीं। अब उसको ईरान थोड़ा इसके ऊपर अड़ गया है, और दूसरा ईरान ये भी देख रहा है कि जो इसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, अभी एक रोड मैप ने इसको अमेरिका ने जारी किया है। बिकॉज आप अगर एक देश के ऊपर जो सैंक्शन आपने 20-30 साल से लगा रखे हैं, अगर आप उसको ग्रेजुअली, अगर उसको आप उसको सेट असाइड अपना करना चाहेंगे, तो एक आपको रोड मैप देना पड़ेगा। रोड मैप का मतलब है 60 दिन में, 60 दिन के अंदर आपको, 30 दिन के बाद आप उनके कितने अकाउंट्स को अनफ्रीज करेंगे, और आपने ऑयल का जो ट्रेड आपने शुरू कर दिया है, तो वो आप इसको कैसे उसको रेगुलेट होगा, आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 60 दिन के बाद कैसे रेगुलेट होगा। तो ये काफी ओपन एंडेड है। इसका मतलब कि इनके ऊपर समझौते नहीं हुए अभी तक। और जब कोई भी डील को आप इतना ज्यादा ओपन एंडेड रख लेंगे, देखिए, या तो आप हर एक चीज को क्लोज कर दीजिए और आप बोलिए कि भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा, और इसकी टाइमलाइन आप दे दीजिए कि 30 दिन बाद ये होगा, 45 दिन के बाद ये होगा, 60 दिन के बाद ये होगा, और फिर हम दोबारा बैठेंगे और जो भी मुद्दे अनरिजॉल्व है हम उस पर बात करेंगे। इस टाइप का कोई ना कोई ऐसा ब्लूप्रिंट आपको रखना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहा है कि इसको निकल जाए यहां से, और वो एक अपनी फेस सेविंग भी देखना चाहता है। वो एक इंप्रेशन नहीं देना चाहता कि वो जल्दबाजी, जैसे कि आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, अफगानिस्तान में इसको अमेरिका ने इसको जैसे एग्जिट किया, वो एक अमेरिका के लिए शर्मनाक सीन था। वो अपने हथियार छोड़ गए वहां पे, अपने इक्विपमेंट छोड़ गए वहां पे, और इतने जल्दबाजी में निकले कि सब कुछ वहां पे छोड़ दिया, अफगानिस्तान तालिबान को हैंड ओवर कर दिया। आज वही तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करता है, तरीके तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करता है। तो मैं अगर इसको समराइज करूं, इस क्वेश्चन को, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी हम बात करते हैं, मुझे लगता नहीं है वैभव के ये स्टेबिलिटी ज्यादा देर तक आने वाली है। मैं ऐसा एक सिनारियो देखता हूं जिसमें अमेरिका विड्रॉ करता है और वापस चला जाता है। अब पर ये लड़ाई नहीं रुकती है एज फार एज इजराइल और ईरान इज कंसर्न, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान हैं दोनों कंट्रीज, और इनके मुद्दे भी रिजॉल्व नहीं है, पैलेस्टीनियन इशू भी रिजॉल्व नहीं है, और ईरान कभी भी लड़ाई को रोकने से नहीं करेगा। वो इसको इसको इसराइल के ऊपर हमेशा प्रेशर डालेगा। तो आने वाले वक्त में इसको वेस्ट एशिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, और वो है आपकी जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो आपकी जीसीसी कंट्रीज हैं, आपकी आईओसी कंट्रीज हैं। अब बहुत इसमें बदलाव आने वाला है। पहला बदलाव हमने देखा, यूएई ने भारत से आकाश तीर और ब्रह्मोस की मांग करी है। देखिए, ये पहली बार हुआ है, तो आपको इसका एक स्ट्रेटेजिक मैसेज देखना पड़ेगा कि जो देश वेस्टर्न इक्विपमेंट इस्तेमाल करता था, अब वो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है उसको। भारत का सिंदूर के बाद ये ऑल्टरनेटिव अच्छा लगा, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे सऊदी अरेबिया भी मांगेगा, और आपका कुवैत भी मांगेगा, आपका बाकी बहरीन भी मांगेगा, जितना उनको चाहिए।
तो इसको मुझे लगता है कि ये जो, इसको मैं चर्निंग बोलता हूँ, चर्निंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन द वेस्ट, इन वेस्ट एशिया, वो स्टार्ट हो चुकी है। और अब आप इसको, अमेरिकन को बुरा लगेगा जब मैं ये बोलूंगा, बट राइटिंग इज ऑन द वॉल। आई थिंक अब अमेरिका की इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम होने वाली। बिल्कुल। सर, हम अगले सवाल की ओर बढ़े। उससे पहले न्यूज एजेंसी है एपी, उसने दावा किया है कि दुबई में मिसाइल अलर्ट जारी किया गया है, चारों तरफ हमले का खतरा मंडरा रहा है। खतरा जाहिर सी बात है ईरान की तरफ से ही होगा, लेकिन आपको लगता है कि अभी जैसे कि थोड़ी बहुत शांति बनी हुई है, इस दौरान ईरान कदम उठाएगा? देखिए, ये जो है ना, ये सारी गेम अमेरिका खेल रहा है। ये एक प्रोजेक्शन दे रहा है इसको, ईरान को विलन बनाने के लिए, कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोलता है कि मैं तो पीस चाहता था, पर यही इसको लड़ाई, जो अपने अटैक्स सीज फायर के टाइम भी, ये आपका यूए में इक्का दुक्का मिसाइल भी फायर हो जाएगी। जी अब वो आपको नहीं पता चलेगा वो कहां से मिसाइल आई है, और उसका इल्जाम ईरान पे लग जाएगा। लड़ाई में होता है ये, जो ये सरप्राइज और डिसेप्शन का जो खेल है ना, जो हाइड एंड सीक जिसको हम बोलते हैं, ये हाइड एंड सीक चलती रही लड़ाई में। तो इसमें आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा कुछ फर्क होने वाला है, बिकॉज वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करेंगे ये लोग। एक आध दुग्गा मिसाइल हो जाएगी, फायर हो जाएगा। एक आपने अपनी न्यूज में बताया कि एक वेसल के ऊपर अटैक हो गया, तो वो इस टाइप की चीजें होंगी जिससे आपका सीज फायर इंटैक्ट रहता है। आपका सीज फायर के ऊपर कोई आपका फर्क नहीं पड़ता है, बट ये आपको एक दूसरे देश की जो इमेज खराब करने के लिए ऐसी हरकतें की जाती। बिल्कुल सर। इजराइल के सर मंत्री कई सारे बयान दे रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि ईरान अगर हम पर हमला करेगा तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो भूल नहीं पाएगा। पहले भी ऐसा कहता रहा है इजराइल, लेकिन क्या अभी भी नेतन्याहू के देश को डर सता रहा है? क्योंकि बीच बीच में ईरान के कई सारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, वो दावा करते रहते हैं कि बस हम मिसाइल दागने ही वाले हैं इजराइल पर। क्या इजराइल अभी और आने वाले कुछ वर्षों में खुद को सुरक्षित मानकर चले, या खतरा उस पर है अभी? देखिए, अगर आप इजराइल के लोगों से बात करें, क्योंकि मैं जो दो तीन जर्नलिस्ट हैं, एक उसमें लेडी भी है, वो जो उनसे मैं लिंक्डइन वगैरह में जुड़ा, और फिर उन लोगों ने मुझे अपना वो उस इंटरेक्शन हुआ वगैरह, इसको मुझे एक इम्प्रेशन जो वो लोग थे, उनका सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा रहेगा। वो इसको, ईरान को ट्रस्ट नहीं करते, वो हजबुल्ला को ट्रस्ट नहीं करते, हमास को नहीं करते। देखिए 7 अक्टूबर को क्या हुआ उनके साथ, जी दोबारा भी हो सकता है। तो अगर वो अपने गार्ड्स को लो डाउन कर देंगे और जब अपने दुश्मन को ताकतवर रखेंगे, अब उनकी स्ट्रैटेजी है कि इनको जितना भी कमजोर किया जाए, इसलिए अभी वो क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी जोन्स बना रहे हैं। सिक्योरिटी जोन्स का मतलब है कि आपका लेबनान में 20% लेबनान कैप्चर कर लेंगे, 40-50 किलोमीटर अंदर जाके एक बफर जोन अपना बना लेंगे, और वो एक जो भी आपकी मिसाइल रेंज होती है, जिस तरीके की आपकी एक एयर डिफेंस प्रोटेक्शन अपनी उसको करेंगे। उसने सीरिया में क्या किया, सीरिया में गोलन हाइट्स को एक्सपैंड किया, 40 किलोमीटर और अंदर चले गए, और माउंट हरमोन तक आ गए। इससे वो इसको कंट्रोल कर सके लेबनान को, और इनके जो सप्लाई चेन के रूट्स इराक से आ रहे थे वो रोक दिए, बंद कर दिए। अब जो भी हजबुल्ला से आएगा, या तो इन्फिल्ट्रेशन से आएगा, या बीच बीच में से इन्फिल्ट्रेशन होती रहेगी सीरिया के थ्रू, या इसको बाय सी आएगा। तो दो जरिए ही रह गए इनके पास, और इसको मोसाद लगा हुआ है, और जिस तरीके से इनके लीडर्स को भी मारा जा रहा है, तो इसको, मेरा ये मतलब है कि आप उसको पैलेस्टीनियन स्टेट भी नहीं देना चाहते हैं। या तो इजराइल बोले कि ओके, हम बात करने के लिए तैयार है पैलेस्टीनियन स्टेट, और हम समझौता करने के लिए तैयार है, वो कभी नहीं करेंगे। बिकॉज पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगा तो वो और मजबूत हो जाएगा, बिकॉज वो कंट्री बन जाएगा, उसको रिकॉग्निशन मिल जाएगी, और वो अपने हथियार, अपनी आर्मी वगैरह खड़ी कर सकता है। आज वो नहीं कर सकता। तो जब उसकी वहां पे आर्मी खड़ी हो जाएगी, तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरह बन जाएगा। उसको वहां से आपके टेररिस्ट अंदर घुस जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पे पहलगाम हुआ, तो इसको यहाँ पर भी एक पहलगाम हो सकता है, उस टाइप का अटैक। तो
इसको मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिक्योरिटी का एक एक पैरानियो है इसको इजराइल को, वो काफी हद तक जायज है। बिकॉज जिस तरह की दुश्मनी है, और आने वाले वक्त में इसको इजराइल यही कोशिश कर रहा है, इसलिए इजराइल ने इस एमओयू का विरोध किया है। बिकॉज उसने अमेरिका को बोला है कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न आपने एड्रेस नहीं किए। आपने मिसाइल इसको मिसाइल की तो बात करी नहीं आपने, इसको ईरान को इसको बोला ही नहीं कि आप अपनी मिसाइल्स के ऊपर अंकुश करेंगे, तो वो इसको मिसाइल्स वाला इशू भी नहीं किया, और आपने लेबनान को इंक्लूड करा दिया उसके बीच में। तो ही सेज कि वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो चीज आई थिंक वो स्टैंड इजराइल का ऑपोजिशन और इजराइल की रूलिंग पार्टी दोनों एक ही स्टैंड ले रहे हैं। अगर आपने सुना जी होगा जी बिल्कुल सर। कि उनके ऑपोजिशन लीडर्स भी वही स्टैंड ले रहे थे, इसका मतलब कि वो देश का एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। और जब एक देश का नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न इस प्रकार का होता है कि ऑपोजिशन और रूलिंग वाले इसको एक ही भाषा में बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिचुएशन स्टेबिलिटी की तरफ नहीं। बिल्कुल सर, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्रंप जब जब दावा करते हैं कि इस युद्ध में उनकी जीत हुई है, ईरान की नौसेना, वायुसेना, थल सेना सब तबाह हो चुकी है, ईरान घुटनों पर है, उसी बीच में ईरान की ओर से क्या किया जाता है कि कुछ तस्वीरें जारी कर दी जाती है। जैसे अभी हाल ही में तस्वीरें जारी की गई हैं बहरीन की, जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था अमेरिकी सैन्य अड्डे को, और भी कई सारी तस्वीरें जारी की गई हैं। ईरान ऐसा करके दिखाने की कोशिश करता है कि नुकसान तो आपका भी हुआ है। आपके हिसाब से सर, अगर आप इस युद्ध का आकलन करते होंगे तो ईरान के हमलों से अमेरिका के सैन्य अड्डों को कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए, अमेरिका के सैन्य अड्डे तो ईरान ने खत्म कर दिए। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मीडिया में भी आएगा, आप देखेंगे। वो उनका एक रडार था, आई बिलीव कतार में लगा था, 1.2 बिलियन डॉलर्स का रडार, उसको तो लड़ाई के 7 या 10वें दिन में उसको खत्म कर दिया। आपने देखा कि जॉर्डन में इनका बहुत नुकसान हुआ है, इसको जहाँ पे हैंगर्स में इनके F-35 और F-15 हवाई जहाज थे, वहां पे अटैक हुआ है। आपने सऊदी अरेबिया में भी देखा, वहां पर भी छोड़ा नहीं है। और ऑफ कोर्स बहरीन और कुवैत, कतार और ओमान तो आई मीन एक रूटीन है उनके लिए, बिकॉज बिल्कुल जटे हुए हैं। उनको तो अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल भी नहीं चाहिए, उनको शॉर्ट रेंज मिसाइल या ड्रोन से काम चल जाएगा। तो इस लड़ाई के बाद अगर एक मैं जैसे आपने बोला इंडिपेंडेंटली अगर मैं आकलन करूंगा, तो मैं देखूंगा ठीक है आपने ईरान का भी नुकसान किया है, बट एज सुपर पावर आपका बहुत नुकसान हुआ है। और तकरीबन ये माना जा रहा है, अभी ये रफ एस्टिमेट है, ये माना जा रहा है कि अमेरिका का तकरीबन $500 बिलियन का नुकसान हुआ। और इसीलिए अगर आपने देखा होगा, ये कांग्रेस से इस लड़ाई को लड़ने के लिए जी $67 बिलियन तो उसको लड़ाई के लिए मांग रहे हैं, और 87.6, ये 67 को मिला के तो टोटल $87.6 बिलियन ये अपनी वॉर एफर्ट के लिए मांग रहे हैं कि हमको इसको आने वाले वक्त में भी पैसा चाहिए। अब इनको ये पैसा इन लोगों ने कहां से खर्च किया है? रेवेन्यू बजट से। अब ये लोग फंस गए, बिकॉज कांग्रेस ने इसको अप्रूव नहीं किया। अब ये ठीक है, पैसा आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आई थिंक सिस्टम्स हैं उनके, तो डिले हो रहा है। बट अभी उनको ये चिंता लग रही है कि अभी तो रेवेन्यू बजट से हमने खर्च कर दिए। इसको रेवेन्यू बजट का मतलब है कि ये लड़ाई को आपने बजट नहीं किया था अपने बजट में। जब आप एक डिफेंस बजट आप बनाते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसका रेवेन्यू होता है, एक उसका कैपिटल होता है। कैपिटल में आप इसको नए नए इक्विपमेंट जो आप खरीदेंगे, और रेवेन्यू है तो जो आपका नॉर्मल एक्सपेंडिचर होता है एमुनिशन का, इस तरीके का आपकी गाड़ियां चलती हैं और आपके मेंटेनेंस के लिए आपको खर्च होता है, स्पेयर्स आप खरीदते हैं। अब आप इसको क्या हो रहा है कि एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर के लिए आपने रेवेन्यू बजट रखा था, अब आपने उसको खर्च कर दिया यहाँ पे। और इट इज ऑन रिकॉर्ड दो, ऑफ कोर्स वो फिगर इज कंटेस्टेड, जो पीट हेक्सेथ ने जब वहां पे कांग्रेस के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उसने बोला था कि हमको $25 बिलियन का हमारा खर्च हुआ है। तो वो कोई भी इस फिगर को सच नहीं मानता, बिकॉज वो
अगर आप देखें तो आकलन भी ले तो उस टाइप का नहीं है, उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर है। और इसलिए ये सामने आ गया 67 बिलियन मांग रही है अभी। और अ, जो नुकसान हुआ है, अभी मैं 500 बिलियन इसको क्यों बोल रहा हूं, मैं इसमें 42 एयरक्राफ्ट भी इंक्लूड कर रहा हूं जी। जो अमेरिका ने लूज किए। और मैं इसमें जहां पर भी बेसिस में इनका एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे, रडार्स लगे, वो नष्ट हुए, मैं उसको भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं, देखिए आपने ईरान का तो नुकसान किया, और ना ही आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को इसको अकम्प्लिश कर पाए, ऊपर से आपका इतना नुकसान हुआ। और अब इसको सीज फायर कौन मांग रहा है? आप मांग रहे हैं। तो जब हर एक चीज आप ही कर रहे हैं तो लड़ाई फिर कौन जीता है? बिकॉज यू एक एक एट्रिशन वॉर को मैं हमेशा बोलता हूं, एक एट्रिशन वॉर एक ऐसी वॉर है जिसमें हार और जीत का फैसला बहुत मुश्किल होता है करना। बिकॉज आप एक देश के अंदर नहीं घुसते हैं, उसकी टेरिटरी नहीं कैप्चर करते हैं, उसके प्रिजनर्स ऑफ वॉर नहीं लेते हैं, उसकी कैजुअलिटीज नहीं करते हैं उसके सोल्जर्स की। तो एक एट्रिशन वॉर को आप कैसे जज करेंगे, हु इज द विनर और लूजर? खाली दो पैरामीटर्स है जज करने के लिए, सिंपल है। इसको पहला है कि जिस ऑब्जेक्टिव से आप निकले थे लड़ाई लड़ने के लिए, जो आप हासिल करना चाहते थे, क्या आपने हासिल किया? ये अगर आपने कर लिया तो लड़ाई जीत गए, आप समझ लो। पर आपने वो हासिल नहीं किया। दूसरा, जो भी देश है अगर वो लड़ाई को जीतना होता है वो सीज फायर थोड़ी मांगे। बिल्कुल। हारा वाला देश मांगता है, बिकॉज वो नहीं चाहता कि उसका और नुकसान हो। तो सीज फायर कौन मांग रहा है? तो जब ये दोनों चीजें अमेरिका की तरफ आ रही हैं, तो इसको कैसे आप ट्रंप ये बोल सकता है कि लड़ाई जीता है? तो ये मेरी असेसमेंट है कि ये एक हारी हुई लड़ाई से ट्रंप एग्जिट करना चाह रहा है। बिल्कुल सर। नेटो वाले सवाल पर आते हैं सर। ईरान का कहना है कि इस युद्ध के लिए सिर्फ अमेरिका और इजराइल को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, नेटो के कुछ देश भी इसमें शामिल थे जो पीछे से ही सही लेकिन अमेरिका का साथ दे रहे थे। रोमानिया और इटली का नाम लिया जा रहा है। क्या सर हम ऐसा देखें कि कूटनीतिक तौर पर भी ईरान अब और ज्यादा मजबूत हो रहा है? अभी तक हम देख रहे थे कि पिछले 40 सालों से अमेरिका ईरान को सबसे अलग थलग करके रखा हुआ था कि जो भी ईरान से रिश्ता रखेगा हम उस पर प्रतिबंध लगा देंगे, ईरान से दूर रहो। अब ईरान भी वही चाह रहा है, खाड़ी देशों को धमका रहा है कि आप अमेरिका के सैन्य अड्डे हटाइए, अमेरिका से कोई मदद मत लीजिए आप। अब वो नेटो से भी कह रहा है कि आप लोग भी जरा इससे दूर रहिए। तो क्या कूटनीतिक तौर पर भी ईरान अब और ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा इस युद्ध के बाद? बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज मेलोनी की स्टेटमेंट आई है आज, इटालियन प्राइम मिनिस्टर की, और उसने इसको खंडन किया है। जो आपका आपका नेटो के चीफ ने एक स्टेटमेंट अपना दिया कि इटली ने इसको अमेरिका की मदद की इस लड़ाई में। देखिए, आपको समझना पड़ेगा दैट दे आर नेटो कंट्रीज, और इनमें एक लॉजिस्टिक्स का, इनमें टेक्निकल सपोर्ट का, और ट्रांजिट का, जैसे आपके आपके एयर बेसिस होते हैं उसको इस्तेमाल करने का आपका एक इसको एग्रीमेंट होता है कि आप इसको कर सकते हो, जो अमेरिका ने किया और जो इटली ने भी उसको मना नहीं किया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अमेरिका की सपोर्ट की इस लड़ाई में, इन द सेंस के ये आपने शुरू से, अगर आप इटली की भी स्टेटमेंट देखें, जर्मनी की स्टेटमेंट देखें, आप स्पेन की स्टेटमेंट देखें, दे हैव नेवर एंडोर्स दिस वॉर। जी। ये इसको लड़ाई को कभी भी वो एक जायज लड़ाई नहीं मानते थे, बिकॉज ट्रंप ने नेटो से तो कंसल्ट ही नहीं किया और इसने अपना यूनिलैटरल अपना डिसीजन ले लिया। आज ये इसको इटली के ऊपर इसको इल्जाम लगा रहे हैं। अब ये इसको इटली के लिए बहुत सेंसिटिव बात है, बिकॉज अगर आप इटली के अंदर देखें, उनके इसको लोगों की ओपिनियन देखें, तो उनकी जो ये लड़ाई के अगेंस्ट ओपिनियन है, इसको लोग नहीं सपोर्ट कर रहे इस लड़ाई को। और मेलेनी जानती है कि उसको अगर ये इसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देगी तो पॉलिटिकली उसके लिए एक इसको मुश्किल हो जाएगा, उसका ऑपोजिशन वहां पे खड़ा हो जाएगा, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आ जाएगा उसको पूछने के लिए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो इसको मुझे इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ लाइन टू से कि हमने आपको लॉजिस्टिक्स में हेल्प करी, हमने आपको टेक्निकल में हेल्प करी, हमने आपको ट्रांजिट फैसिलिटीज दी।
पर हम आपकी जो लड़ाई में हमने आपको मदद नहीं की। आपने तो मदद की ना उनकी लड़ाई में। बिल्कुल। आपने उनको लॉजिस्टिक्स दिया, अगर आपने टेक्निकल दिया, आपने ट्रांजिट दिया, तो आप तो उनकी लड़ाई में मदद कर रहे थे। तो इसको सवाल अल्टीमेटली उसको वहां आ जाएगा कि आपने बेशक अपने ट्रूप्स नहीं भेजे, बेशक ये आपने शिप्स नहीं भेजी अपनी और इस टाइप का, बट बाकी हेल्प तो आपने दी ना यूनाइटेड स्टेट्स को। तो इसको नेटो चीफ आई थिंक उसने बाद में क्लैरिफाई भी किया इस चीज को। तो हम अगर इसको समझते हैं तो ईरान की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत इसलिए है बिकॉज ईरान की वजह से नेटो में दरार आ गई। और दूसरा ये है कि यूरोपियन कंट्रीज को भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो अब आप देखेंगे ये एम्बार्गो आपका हट गया है। अब ये जो नेटो कंट्रीज है जो ट्रम्प के साथ नहीं रही, और ईरान भी देख रहा है, अब वो ईरान अपना इनको दोस्त बनाए और इसको बोलेगा कि आप हमसे ले लो ऑयल और हमसे गैस ले लो। तो आप पूरा इक्वेशन बदलता देखेंगे। यूरोपियन यूनियन और ट्रम्प के बीच में तो दरार आ ही चुकी है, और इसीलिए आपके ईयू इसको भारत के पास आया एक मदर ऑफ द मदर ट्रेड डील जिसको बोला जा रहा था। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़ाई में जो ट्रम्प एक तो लड़ाई हारा है, वो उसको अकम्प्लिश नहीं कर पड़ा है। बिल्कुल। दूसरा इसराइल के साथ उसकी अनबनी हो गई। अब वो वाला जो एक फ्रेंडशिप थी इसराइल के साथ वो उसकी कम हो गई। तीसरा नेटो के साथ उसका एक इशू आपका पैदा हो गया। चौथा उसका यूरोपियन यूनियन के साथ इशू पैदा हो गया। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट इशू, उसने अपनी रेपुटेशन गल्फ कंट्रीज के साथ खराब कर दी। बिकॉज गल्फ कंट्रीज सोच रही थी कि अमेरिका को हम इतना पैसा दे रहे हैं, अमेरिका हमको प्रोटेक्ट करे, तो अमेरिका उसको प्रोटेक्ट नहीं कर। अब वो इंडिया के पास आ रहे हैं, आप हमको आकाशदीप दो, हमको ब्रह्मोस दो। इंडिया के पास क्यों आ रहे हो? बिकॉज उन लोगों ने देख लिया अमेरिका की जो उनके पास इक्विपमेंट थी वो रोक नहीं पाई जिस तरीके से ईरान उन पे हमला कर रहा था। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे इसी की वजह से ये जो 5 मेजर फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, इसको अमेरिका का जो दबदबा है इस एरिया में कम होने वाला है। बिल्कुल सर। हिजबुल्लाह से जुड़े सवालों पर आते हैं सर। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम हैं, उन्होंने कहा है कि इजराइल ने जितनी भी हमारी ज़मीनें कब्जा की हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा, बिना किसी शर्त के छोड़ना पड़ेगा। और ये भी कहा है कि हम किसी भी हाल में कभी भी इजराइल से अपने रिश्ते नहीं सुधारने वाले। नेतन्याहू सर हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म तो कर नहीं पा रहे, अब हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि हम रिश्ते सुधारेंगे नहीं, तो आखिर होगा क्या लेबनान में आगे? अब मैं आपको लेबनान का जो आपका सवाल है उसको आंसर करने से पहले गजा में आपको मैं थोड़ी देर के लिए ले जाता हूँ। बिल्कुल सर। इस गजा में आज क्या हालत है? आपका बोर्ड ऑफ पीस कब्र में चला गया, कोई बोर्ड ऑफ पीस नहीं रहा वहां का। इसको लड़ाई शुरू हो गई है। अब इसराइल बोलता है कि वहां पे एक येलो लाइन थी जो एग्रीमेंट के हिसाब से थी कि अब लेबनान में एक ब्लू लाइन है और गजा में एक येलो लाइन बनाई गई थी जिसके पीछे आईडीएफ रहेगी, उससे आगे नहीं आएगी। अब इसराइल बोलता है कि हम कोई येलो लाइन फॉलो नहीं करेंगे, हम तो 70% कब्जा करेंगे गजा के ऊपर और हम यहां पे परमानेंट अपनी हुकूमत बनाएंगे। तो वहां पे आप एक ऐसी सिचुएशन देखेंगे, लोग पैलेस्टीनियन है और हुकूमत है इसराइल की, समथिंग लाइक वेस्ट बैंक में जो हो रहा है। तो इसका अगर आप जो इसका आप एक डीपर अगर आप इसका मतलब निकालेंगे तो यहां पे स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। बिकॉज आपने एक 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 ऑक्यूपेशन फोर्स की तरफ घुसे हैं। जैसे कि जर्मनी का नाजीज था जब उसने कैप्चर किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, तो वो एक ऑक्यूपेशन फोर्स की तरह आया था। और वो ऑक्यूपेशन फोर्स कभी भी, इसको हिस्ट्री एक्चुअली गवाह है, वो एक परमानेंट सी वहां पे हासिल नहीं कर पाई, उसके नुकसान होते रहे। तो इसराइल को भी मान के चलना पड़ेगा कि उसकी कैजुअलिटीज होंगी, सोल्जर्स की फटीग होगी, और जो उसका जो एक एक इकोनॉमी थी वो इफेक्ट हो। लेबनान में अब हम इसको लेबनान में आ जाते हैं। लेबनान में देखिए
इसको हिजबुल्लाह को ये लोग पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए। अब मेरे एस्टिमेट से जो इसको एक टाइम पे इंफॉर्मेशन थी, हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख के करीब उसके पास मिसाइल्स और रॉकेट्स थे। 1.5 लाख। देखिए, आपने हिजबुल्लाह के लीडर्स को मारा, आपने हिजबुल्लाह की बाकी लॉन्चर्स पे अटैक किया, कमांड कंट्रोल पे आपने अटैक किया, बट आपने उनके जो मिसाइल्स अभी भी उनके पास हैं और बिल्कुल। इसीलिए अटैक्स हो रहे हैं। आप अभी भी देखते हैं कि उनके पास एक कैपेबिलिटी है कि एक रॉकेट भी लॉन्च कर दिया, एक मिसाइल भी लॉन्च कर दिया। ऑफ कोर्स वो उस इंटेंसिटी से नहीं हो रहा है, बिकॉज वो जानते हैं कि उनका रिप्लेनिशमेंट नहीं आएगा, और अगर उनको एक लंबे टाइम के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो कम इसको असला फायर करके लड़नी पड़ेगी, सेलेक्टेड और एक कैलिब्रेटेड, हम जैसे बोलते हैं, उस हिसाब से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो वो उसको लड़ रहे हैं। और इसको लेबनान में देखिए आप, इस लेबनान में आपके पास इतनी फौज नहीं है इसराइल के बाद। लेट मी टेल यू, आपने अपने रिजर्विस्ट भी बुला लिए हैं, 3 लाख के करीब आपके रिजर्विस्ट भी आ गए। आपके पास इतनी फौज नहीं है कि आप गजा में भी आप एक्टिव रहे, लेबनान में भी एक्टिव रहे और सीरिया में भी एक्टिव रहे। और आप अपने ट्रूप्स को रेस्ट कब देंगे, उसको रिसाइकल कैसे करेंगे, आपकी कैजुअलिटीज होंगी, आप आवाम को जवाब कैसे देंगे, और आपको बजट इनको देना पड़ेगा, पैसे खर्च होते हैं। अगर इस टाइप की अगर आपने डिप्लॉयमेंट्स परमानेंटली रखनी है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एलएसी पे आज भारत की तकरीबन 70 से 80 हजार लोग वहां परमानेंटली डिप्लॉयड है, जो कभी नहीं होता था। जी। तो ये उसका एक्सपेंडिचर तो बहुत होता है। तो एक सियाचिन ब्रिगेड को मेंटेन करने के लिए हम करोड़ों का एक्सपेंडिचर करते थे। तो आज अगर आपने इतनी सारी वहां पे ब्रिगेड्स को मेंटेन करना है तो आपका एक्सपेंडिचर होगा। एंड सिमिलरली इसराइल का जो आपका है ना, ये एक्चुअली कंगाल हो जाएगा इसी चक्कर में, बिकॉज इसके आज साथी बहुत कम रह गए। इसका यूनाइटेड स्टेट्स ही इसके साथ है। मुझे बताइए, कौन सा आज एक यूरोपियन कंट्री है या कोई और देश है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है? तो इसको मुझे लगता नहीं है कि इसराइल इसको लंबे ये मेरा एनालिसिस है। जो इस काफी लोग इसमें इसको अग्री करें डिसएग्री करें, इट्स ओके, बट इसको मेरा ये एनालिसिस ये बोलता है कि इसराइल इतने लंबे टाइम तक ये अपनी डिप्लॉयमेंट और ये लड़ाई इसको जारी नहीं रख पाए। बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल। अली खामनेई का अंतिम संस्कार होने वाला है सर, कल 4 जुलाई को शुरू होगा, और उसके लिए बहुत सारे मेहमानों को भी आमंत्रित किया जा रहा है दूसरे देशों के। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ईरान के लोग। अली खामनेई के बाद अब उनके बेटे इस वक्त ईरान की सत्ता पर मौजूद हैं कि वो स्वस्थ हैं, ऐसा ईरान की तरफ से कहा जाता है। आपके हिसाब से अली खामनेई के नेतृत्व में जैसे ईरान बढ़ रहा था, मुस्तबा ईरान को कैसे आगे लेके जाएंगे? मुस्तफा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, वो ये उस टाइप की एक लीडरशिप नहीं रखते हैं जो अली खामनेई रखता था, और जिस टाइप की एक्सेप्टेंस थी इसको अली खामनेई को, के उस टाइप के जो लोग, और स्पेशली आईआरजीसी की जो पूरी फौज है, लीडरशिप और कर्ड्स फोर्स है, तो इस टाइप की जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो खामनेई ने क्रिएट करी थी, वो शायद इसको मुस्तफा के लिए बहुत मुश्किल होगा। आई बिलीव उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं है। तो इस हिसाब से आई थिंक उसका चैलेंज उसके लिए बहुत ज्यादा है। और इसको मैं ये भी देखना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा वैभव, कि इस फ्यूनरल में कौन आता है। जी। तो वो फिर आपका जो होता है ना, एक लिटमस टेस्ट बोलते हैं ना केमिस्ट्री में, इस कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, तो आपको साफ पता चल जाएगा। और मैं इसको भारत का रुख भी देखना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया हुआ, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे? क्या वो अपने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजेंगे? क्या वो अपने किसी और को भेजेंगे? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज मैं आपको बताता हूं क्यों। फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स इसके ऊपर बहुत है। तो छोटी सी बात, बट इसको आप छोटी सी बात मत समझिए, बिकॉज ये एक स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग है। और इसमें एक्चुअली क्या होगा कि इस भारत को लगेगा प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो
तो हम इसको इतना अपना जो हाई प्रोफाइल अपना विजिट नहीं बनाए, तो ये जी भी एक सोच हो सकती है भारत की। दूसरा, इसको भारत को अगर ये लगेगा कि ईरान के साथ संबंध बनाने बहुत जरूरी है, बिकॉज एनर्जी सिक्योरिटी, देखिए ऑल सेड एंड डन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास ही रहेगा। जी तो अगर आप ईरान से बिगाड़ेंगे तो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना आने वाले वक्त में। तो ये चीजें एक कैच 22 जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, भारत के लिए बहुत एक कैच 22 सिचुएशन है। और मैं वेट करूंगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आपके व्यूअर्स को के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि भारत की तरफ से कौन जाता है। बिल्कुल। पाकिस्तान का क्या रुख होने वाला है सर? वो तो महफिल लूटने की कोशिश कर रहा है कि हमने ही सब कुछ करवाया है। देखिए, पाकिस्तान को यूज किया गया है। लेट्स सी, लेट्स बी वेरी क्लियर कि पाकिस्तान ने इस लड़ाई को नहीं रिक्वायर, कतार का ज्यादा इसमें रोल है। मैं एक्चुअली 80-20, अगर आप इसको मुझे बोले क्वांटिफाई करने के लिए, तो 80% मैं इसको कतार को देता हूं। क्यों देता हूं? इसको रीजन है मेरे पास। समझौता नहीं हो रहा था। इसको अमेरिका को पता था कि ये टॉक्स कहीं नहीं जा रही, बिकॉज शहबाज शरीफ, मुनीर, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये सारी बिल्कुल ये तो लड़ाई का एक्सपीरियंस है, समझौता का थोड़ी एक्सपीरियंस है। बिकॉज अफगानिस्तान के साथ इनके इनके रिलेशन खराब हो चुके हैं, हमारे साथ खराब हो चुके हैं, और भी इसको ईरान के साथ भी बीच में इनके खराब हुए थे। तो इसको मुझे नहीं लगता कि ये इसको कहीं भी जा रही थी, इसलिए कतार को बीच में लाया गया। नहीं तो वजह क्या थी कतार की आने के लिए? जब अगर आपको पाकिस्तान में भरोसा था, अगर आपको ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान समझौता करा देगा, तो कतार को लाने की जरूरत क्या थी? तो इसीलिए उसको लेके आए। तो उसके बाद आई थिंक थिंग्स हैव हैपेंड। वो जैसे जिक्सॉ पजल होता है ना, हर एक चीज अपनी जगह एक्चुअली फिट हो गई, उसके बाद ये चीज आपकी आपकी गई। बट पाकिस्तान का फायदा क्या हुआ, मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान का इसको फायदा ये हुआ कि दुनिया की नजर में पाकिस्तान की छवि इसलिए बेहतर हुई है बिकॉज पाकिस्तान एक टेररिज्म का अड्डा माना जाता था। आज पाकिस्तान को एक 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 पेडेस्टल पे अमेरिका ने बिठाया पीस समझौता करने के लिए, कि बेशक वो मैसेंजर था, बट उसने पब्लिसिटी बहुत ली है इसके लिए। जी और दूसरा है, उसने अपना सऊदी अरेबिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस कर लिए। और आज पाकिस्तान की 2 ब्रिगेड सऊदी अरेबिया में डिप्लॉयड है। तो एक उसने उसको मजबूती कर ली है। और यूएई का जो लोन था, जो वो उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसने सऊदी अरेबिया से अपना पैसे लेके, क्योंकि आप अपनी अगर फौज वहां पे भेजेंगे तो उसके बदले में वो देश आपको तो उसको पेमेंट करेगा। तो सऊदी अरेबिया की पेमेंट से उसने अपना यूएई से अपना कर्जा उतार लिया। तीसरी इंपॉर्टेंट है कि आईएमएफ इज टोटली कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। तो आईएमएफ में आने वाले वक्त में पाकिस्तान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और उसको पैसा उसको मिलता रहेगा, जो भी अपना डेट फंड और अपना जो डेट फाइनेंसिंग करता रहेगा। और लास्ट पॉइंट है कि अब पाकिस्तान को डर नहीं रहेगा कि वो कभी भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाए बिल्कुल या ब्लैक लिस्ट में चला जाए, बिकॉज वो अमेरिका ही तय करता है। तो अब जो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत एक इसको बेहतर सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। हमारी मीडिया कोई भी पोर्ट्रे करे, उसको दलाल बुलाए या कुछ भी करे, बट अल्टीमेटली जो ग्राउंड पे मैं देख रहा हूं उसमें सर्टेनली मैं ये अपना एक कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूं, विदाउट एनी डाउट, कि पाकिस्तान ने सिचुएशन का फायदा उठाया। बिल्कुल। कोचर सर, बहुत शुक्रिया सर, आप उन इंडिया के साथ जुड़े और आपने इस बातचीत में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। कई सारे आंकड़ों के साथ आपने बताया कि कैसे अमेरिका इस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है और ईरान कैसे कूटनीतिक जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल तक की जो अपडेट थी हमने आपको बता ही दी है कि इस युद्ध और इस युद्ध के बाद होने वाला जो एमओयू पर साइन हुआ है वो किस तरह से आगे किस गति में बढ़ रहा है। तनाव अभी भी बना हुआ है, तनाव बना भी रहेगा, क्योंकि ये दुश्मनी नई नहीं है, 40 साल पुरानी है। दुश्मनी को खत्म होने में, शांति आने में भी लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की ही बात नहीं है,
इजराइल भी अपने अस्तित्व की लड़ाई की बात करता है, लेबनान में अभी भी वो अपना अभियान जारी रखे हुए है। आने वाले 60 से 70 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस तनाव को लेकर, मध्य पूर्व की शांति को लेकर, स्थिति को लेकर और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर भी, क्योंकि सबको पता है इस जंग की वजह से दुनिया के कई सारे देशों को जो सीधे तौर पर इसमें शामिल भी नहीं थे, उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, उनके देशों में महंगाई बढ़ी, उनके नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी नई जानकारी सामने आएगी, जो भी नया अपडेट आएगा, वन इंडिया पर लगातार आपको मिलता रहे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.